हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं प्रवीण सिंह आप सभी लोगों के साथ में आज से एक नई शुरुआत जो अपन ने की है, जिसकी घोषणा हम आप लोगों के साथ में पहले ही यूट्यूब चैनल पर कर चुके थे, और वह है आरपीएससी की सेकेंड ग्रेड, जिसे आप टीजीटी भी कहते हैं। से टीजीटी के लिए जो पेपर 2 होता है, कौन सा पेपर 2 के लिए जो मैथ्स आने वाली है, जिस भी विद्यार्थी ने पेपर 2 के अंदर मैथमेटिक्स सब्जेक्ट को लिया है, गणित विषय को लिया है, उसके लिए क्लासेस शुरू करने जा रहे हैं। और क्लासेस के अंतर्गत जैसा कि आपको बताया गया है, बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया जाएगा। और यह बैच जो है आपका एक लॉन्ग टाइप का बैच रहने वाला है। लॉन्ग टाइम इन द सेंस 7 से 8 महीने 9 महीने तक का जो है ये बैच रहेगा, जिसके अंदर काफी डिटेल के अंदर विथ पीवाईक्यूज कंप्लीट सिलेबस को कवर किया जाएगा। आज हम जो है हमारे सिलेबस के अंतर्गत जो सेकेंडरी लेवल का एक टॉपिक दे रखा है, नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति, उस टॉपिक को 2 वीडियो के अंदर ही, केवल और केवल 2 वीडियो के अंदर कंप्लीट करेंगे, और काफी अच्छे से, ताकि अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो आप एग्जाम में कर सकें। ठीक है, आप लोगों के लिए पहले एक सूचना दे दूं कि राजस्थान एकेडमी सिरोही ने इससे पहले की वैकेंसी के लिए भी प्रिपरेशन करवाई थी, और हमारे कई विद्यार्थियों का सिलेक्शन हुआ, जिसमें काफी अच्छी रैंक से सिलेक्शन लेने वाले हैं राहुल गुर्जर, जिनके बारे में आपको कंप्लीट हमने बताया भी था कि कैसे वो जो है असफलताओं से डर के जो है डरे नहीं और बैठे नहीं रहे। उन्होंने असफलताओं को जो है अपने जुनून के रूप में कन्वर्ट करा, और डायरेक्ट सीधे पटवारी ग्राम सेवक की जगह सीधा कहां पर सिलेक्शन ले लिया, सेकेंड ग्रेड टीचर के रूप में उनका सिलेक्शन हुआ। और हमारी पहले की क्लासेस भी यूट्यूब पर प्लेलिस्ट के माध्यम से कंप्लीट अवेलेबल है, और आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख भी सकते हैं। और उसी प्रकार की क्लासेस अब स्मार्ट बोर्ड पर कंप्लीट रूप से आप लोगों को अवेलेबल करवाई जाएगी। शाम को 6 बजे का हमने इस बैच का समय रखा है। 6 बजे आपको यूट्यूब के ऊपर हमारी सेकेंड ग्रेड मैथ्स की क्लास मिलेगी। जिस प्रकार से आपको फर्स्ट ग्रेड मैथ्स की मिल रही है, एलडीसी मैथ, एलडीसी साइंस मिल रही है, आपके पशु परिचर की मिल रही है, लैब असिस्टेंट की मिल रही है, उसी प्रकार से आरपीएससी सेकेंड ग्रेड मैथ्स की क्लासेस शुरू करने जा रहे हैं हम। चलिए, अब सबसे पहले मैं आप सभी लोगों के साथ में जो हमारे सेकंड ग्रेड मैथ्स के सेकंड पेपर की बात कर रहा हूं, है ना। क्योंकि कई बार सीधा कमेंट में आके बिना देखे, सर मैथ तो आती ही नहीं है सेकंड ग्रेड में। अरे भाई, फर्स्ट पेपर में नहीं आती यार, जैसे फर्स्ट ग्रेड में आती है, लेकिन सेकंड पेपर जो है, जो आपने अपनी सब्जेक्ट चॉइस करी है, उसमें तो मैथमेटिक्स आएगी ना। और उसी का सिलेबस मैं डिस्कस कर रहा हूं। ये लेटेस्ट सिलेबस है, जो अभी लास्ट अपनी जस्ट वैकेंसी हुई है 2021 वाली कंप्लीट, उसके अंदर जो सिलेबस रखा गया था आरपीएससी के द्वारा, उस सिलेबस को मैं डिस्कस कर रहा हूं। इसमें सबसे जो पहला आपके टॉपिक दे रखा है, वह यही दे रखा है, नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति। कौन सा टॉपिक दे रखा है? संख्या पद्धति दे रखा है। इस नंबर सिस्टम संख्या पद्धति मैं हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में पढ़ाऊंगा। ठीक है, साथ में ही चलेंगे अपन। इसके अंतर्गत आपको पढ़ना क्या है? रेशनल नंबर्स आर एज अ रिकरिंग या टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। तो जो रेशनल नंबर्स होते हैं, परिमेय संख्याएं होती है, वो टर्मिनेटिंग होती है, यानी कि जिनका अंत संभव होता है, उस रूप में होती है। और एग्जिस्टेंस ऑफ नॉन रेशनल नंबर्स, जिसे अपन इरेशनल नंबर्स भी कहते हैं। फिर रियल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन, और ऑपरेशन ऑन real numbers and laws of exponent for real numbers and equals division lemma and fundamental theorem of arithmetic। सर ये पूरा क्या है? सिलेबस को पढ़ना थोड़ी है। देखिए, इसके अंतर्गत यही कहा गया है कि आपको रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या के बारे में पता होना चाहिए। परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार कैसा होता है, अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार कैसा होता है, और आपको वास्तविक संख्याएं, कौन सी संख्याएं? वास्तविक संख्या रियल नंबर के लिए जो घातांक के नियम है, जो घातों के नियम है, वो आपको पता होने चाहिए। बस ये है मेन पोर्शन। तो
और एक आपके इक्विल्स डिवीजन जो लाइमा है, जिसमें अपन ए बराबर यानी कि अपना जो भाजक होता है बराबर भाज्य इंटू भागफल प्लस शेषफल आता है, वो आपका एक पता होना चाहिए। और फंडामेंटल थ्योरम जो है अर्थमेटिक की, वो आपको पता होनी चाहिए, वो आपको बता दी जाएगी। ठीक, तो ये मेजर 5 चीजें इसमें पढ़नी है। परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, वास्तविक संख्याओं के ऊपर घातांक के नियम और डेसिमल एक्सपेंशन वगैरह, वो सब इन दोनों का आ गया इसमें, है ना। और इक्विलिटी डिवीजन लेमा और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो चलिए शुरू करते हैं अपने आगे की तरफ, और आइए बढ़िए मेरे साथ में आप भी आगे की तरफ। सभी सबसे पहले कॉपी और पेन लेकर के ही क्लास में बैठे, ठीक है। और कॉपी के अंदर सबसे पहले आज का आप टॉपिक डालेंगे आपकी क्या, संख्याएं। आखिर ये परिमेय और अपरिमेय संख्याएं आती कहां से है वो देखेंगे, और फिर सीधा अपन परिमेय और अपरिमेय संख्या के बारे में बात करेंगे। तो आप लिखेंगे संख्या ए, ठीक है। तो ये जो संख्याएं हैं बेसिकली, ये संख्याएं जो होती है ना, नंबर्स जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं नंबर्स? दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं हमारे वास्तविक नंबर यानी वास्तविक संख्याएं, जिनके घातांक नियमों को और जिनके ऊपर हमें ऑपरेशंस की बात करनी है, यानी जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग करना, वो सब हमें पढ़ना है। और एक होते हैं हमारे काल्पनिक संख्याएं या काल्पनिक नंबर, इमेजनरी नंबर्स। क्लियर? तो नंबर्स टू टाइप्स के होते हैं, वास्तविक और काल्पनिक। और ये जो वास्तविक संख्याएं होती है, ये हमारे आगे जाकर के दो भागों में बढ़ जाती है। और एक भाग कहलाता है इनका परिमेय संख्या, ठीक है। और दूसरा हमारा कहलाता है अपरिमेय संख्या। क्या कहलाता है? अपरिमेय संख्या, जिनके बारे में हमें बात करनी है। अब ये परिमेय संख्याएं भी आगे जाकर के विभाजित होती है प्राकृत, पूर्ण और पूर्णांक के अंदर। फिर प्राकृत भी आगे जाकर के 5 भागों में बढ़ती है, आपके सम, विषम, आपकी अभाज्य संख्या, संयुक्त संख्या और भाज्य संख्याएं। लेकिन इनके बारे में अपने को बात नहीं करनी है, हमें केवल इन्हीं के बारे में पढ़ना है। इनको रेशनल नंबर कहते हैं इंग्लिश में, लिख लीजिएगा, रेशनल नंबर। और इनको अपन कहेंगे इर्रेशनल नंबर। क्लियर? ठीक है। वास्तविक को अपन कहते हैं रियल नंबर, और इन्हीं के बारे में बात करनी है। तो मेजर हमें पढ़ना है वास्तविक संख्याओं का भाग, अपरिमेय और परिमेय संख्या। काल्पनिक संख्याओं के बारे में आपको नहीं पढ़ना है। काल्पनिक संख्याएं आपके कॉम्प्लेक्स एनालिसिस और कॉम्प्लेक्स नंबर वाला जब टॉपिक आएगा तब आएगी, अभी अपने को ये नहीं पढ़ना है। ठीक, चलो थोड़ा सा डिफरेंस जानना चाहो तो जान लीजिए। वास्तविक संख्याएं बेसिकली वो संख्याएं होती है जिन्हें आप जनरली यूज करते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 है, या माइनस की जो भी संख्याएं होती है वो सभी। लेकिन काल्पनिक संख्याएं वो होती है जिनके अंदर आयोटा नाम का एक नया वर्ड जुड़ जाता है, ये होता है आयोटा। ठीक है। और ये जब आयोटा किसी भी संख्या के साथ जुड़ जाएगा तो वह संख्या काल्पनिक संख्या में बदल जाती है। बाकी इसके बारे में आयोटा को सॉल्व कैसे करते हैं, क्या होता है, वो पूरी डिटेल में अपन आगे पढ़ने वाले हैं। अब मैं बात करूंगा परिमेय संख्या के बारे में और बाद में अपरिमेय संख्या के बारे में। तो आप सभी सबसे पहले अपनी कॉपी में अब लिखिएगा परिमेय संख्या। हेडिंग क्या डालेंगे? परिमेय संख्या, ठीक है, यानी रेशनल नंबर्स। लिखिएगा परिमेय संख्या, ठीक है। अब एक बार बता दिया इंग्लिश में, बार बार मैं नहीं बताऊंगा, अगर कोई इंग्लिश मीडियम का है तो लिख लीजिएगा। परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर्स। तो रेशनल नंबर्स या परिमेय संख्याएं होती क्या है? रेशनल नंबर्स का मतलब है कि आपने कोई एक पूर्णांक लिया, मान लीजिए वो पूर्णांक है ए। ए क्या है? एक पूर्णांक है। पूर्णांक का मतलब आप समझते ही होंगे, इंटीजर, ठीक है। इंटीजर नंबर मतलब आपका 1 2 3 4 5 या फिर -1 -2 -3, इस प्रकार से। तो आपने एक पूर्णांक लिया ए, और इसको आपने किसी दूसरे पूर्णांक बी से, ये भी एक पूर्णांक है, ये ध्यान रखना, दोनों ही क्या है? पूर्णांक है।
और a पूर्णांक के अंदर जब आपने b पूर्णांक यानी दूसरे किसी पूर्णांक का भाग दिया और वह भाग देने पर जो लघुत्तम रूप इन दोनों का मिलेगा, यानी इनको काट पीट करने के बाद में इनका जो लघुत्तम रूप होता है, सिंपलेस्ट फॉर्म होती है, उस लघुत्तम रूप को ही हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। तो ये जो लघुत्तम रूप आएगा उसे आप क्या कहोगे? परिमेय संख्या कहोगे। मैं डेफिनेशन लिखवाऊंगा, टेंशन मत लीजिए ना, ऐसे नहीं लिख छोड़ूंगा, नहीं, सब लिखवाया जाएगा। बस अभी सुन लीजिए कि परिमेय संख्या क्या होती है। कोई एक पूर्णांक है, उसके अंदर किसी दूसरे पूर्णांक से हमने भाग दिया और भाग देने के बाद जो उसका लघुत्तम रूप सिंपलेस्ट फॉर्म आएगी उसे हम कहेंगे परिमेय संख्या। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, जैसे हमने लिया एक हमारे पास में है 6 और मान लीजिए बट्टे है 8, तो 6 भी एक पूर्णांक है, 8 भी एक पूर्णांक है, ये बात हम जानते हैं। अब हमने क्या करा? 6 और 8 दोनों को अपन काट सकते हैं, किससे? तो 2 से। 2 से ये कटेगा 4 बार, 2 से ये कटेगा 3 बार। अब 3 और 4 के अंदर अपन किसी को भी किसी से नहीं काट सकते, 3 और 4 किसी से और नहीं कटने वाले। तो 3/4 जो आया है, ये जो 3/4 आया है, यह एक लघुत्तम रूप है। क्या है? लघुत्तम रूप है। और ये जो लघुत्तम रूप है, ये जो लघुत्तम रूप है, बस ये 3/4 एक परिमेय संख्या कहलाएगी। समझ में आ गई बात? तो ये 3/4 क्या है? एक हमारी परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। बस यही तो होती है परिमेय संख्या। इसमें केवल और केवल एक बात का जरूर ध्यान रखना है, और वो यह कि जो नीचे आने वाला पूर्णांक है, जिसे आप भिन्न के अंदर क्या कहते हो? हर, है ना? याद नहीं हो तो ध्यान रखना, किसी भी भिन्न में जो नीचे आने वाली संख्या होती है उसे हम हर कहते हैं, और जो ऊपर आने वाली संख्या होती है उसे हम अंश कहते हैं। इंग्लिश में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर नीचे वाले को, ऊपर वाले को न्यूमरेटर कहते हैं। ठीक, पूर्णांक यानी इंटीजर। तो ये जो हर है, ये कभी भी, यानी ये बी जो है, कभी जीरो नहीं हो सकता, बस ये ध्यान रखना है। यानी जो दूसरा पूर्णांक है जिसका भाग आप पहले पूर्णांक के अंदर दे रहे हो, वह भाग देने वाला पूर्णांक कभी जीरो नहीं हो सकता। अगर जीरो हो गया तो फिर आपकी जो है, ये तो पूरी की पूरी a अपॉन में जीरो बन जाएगा, और a अपॉन जीरो जो है वो इनफाइनाइट होता है, नॉट डिफाइंड होता है। क्या होता है? नॉट डिफाइंड होता है। अब जो चीज डिफाइंड ही नहीं है, जो चीज फिक्स ही नहीं है, जिसका ज्ञात करना ही पॉसिबल नहीं है, वह संख्या तो एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो वह परिमेय कैसे हो सकती है? समझ में आ गई बात? तो आपको ध्यान रखना है कि नीचे वाला भाग जो है, यानी हर जो है, वो कभी जीरो नहीं होना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि परिमेय संख्या आपको समझ में तो आ गई होगी। बस अब इसकी डेफिनेशन लिखना रहा है, तो वो भी आपको लिखवा दिया जाएगा। आप एक बार इसी को नोट करें, क्योंकि समझ में तो हमें यही आने वाला है। डेफिनेशन तो ठीक है कि हाँ भाई याद रखनी है, तो लिखवा रहा हूं, है ना? ये आपका लिखा हुआ पोर्शन यहाँ कंप्लीट हुआ। अब आपको डेफिनेशन लिखवाई जाएगी, इसको मैं छोटा कर देता हूं और इसको यहाँ भेज देता हूँ, है ना? ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा आराम से, और स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अब मैं डेफिनेशन लिखूंगा। ठीक, चलो, ओके। अब आप जो है डेफिनेशन लिख लीजिए। ये ब्लर होगा तो टेंशन मत लेना, वो ऑटोमेटिक से ही हो जाएगा, है ना? चलो, अब आप लिखेंगे एक पूर्णांक, एक पूर्णांक को दूसरे पूर्णांक, एक पूर्णांक को दूसरे पूर्णांक से भाग देने पर, यानी डिवीजन करने पर, भाग देने पर जो
लघुत्तम रूप, लघुत्तम रूप यानी देखो 6/8 को 3/4 लिखा ना, तो वो उसका लघुत्तम रूप है। अब 3/4 को आप आगे डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक। तो दूसरे पूर्णांक से भाग देने पर जो लघुत्तम रूप प्राप्त होता है, प्राप्त होता है, उसे परिमेय, परिमेय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। समझ में आ गई बात? आपको बस ध्यान क्या रखना है, मैं यही लिख रहा हूं कि जो हर है, जो डिनोमिनेटर है, वो कभी जीरो नहीं होना चाहिए। क्लियर? तो आपने इसको लिख लिया होगा। इसे प्रदर्शित किससे करते हैं? ये हमारे सब काम आने वाले हैं। इनका प्रदर्शन वगैरह जो है आपके जब सेट्स एंड रिलेशन एंड फंक्शन टॉपिक पढ़ेंगे और ग्रेजुएशन का एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा पढ़ेंगे, तब इनका प्रदर्शन कैसे किया जाता है, परिमेय का, अपरिमेय का, कॉम्प्लेक्स का, रियल का, वो हमें पता होगा तो काफी हेल्प मिलती है। तो इसे हम इसे क्यू से प्रदर्शित करते हैं। इसको हम क्यू से प्रदर्शित करते हैं, ये पॉइंट लिख लीजिएगा। और इनको यानी परिमेय संख्या को P/Q के रूप में व्यक्त करते हैं। यानी हम जो है इसको कैसे लिखेंगे, तो P/Q के फॉर्म में आप लिख सकते हो, ये कहने का मतलब है। बस कंडीशन क्या है, Q जो है वो नॉट इक्वल टू 0 रहेगा। ठीक है, ये लिख लीजिए फटाफट से, जल्दी से। इसके बाद में आगे आपको लिखवा दिया जाएगा। ठीक, ये लिख लीजिए जल्दी से, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। परिमेय संख्या आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। किसी भी प्रकार का कोई डाउट रहता है तो आप बेझिझक पूछ भी सकते हैं। ठीक, चलो आगे बढ़ता हूं मैं। अब जो हमारे काम का है, जो इंपॉर्टेंट हमारे लिए है, जिससे क्वेश्चन बनने के चांस रहते हैं, जो अभी तक पढ़ा वो केवल समझा है हमने कि परिमेय संख्या क्या है। तो अब लिखेंगे आगे, जो क्वेश्चन के रूप में आ सकता है, दशमलव, दशमलव भिन्न। दशमलव भिन्न मतलब वही A/B। तो दशमलव भिन्न वाली संख्याओं संख्याओं में दशमलव के बाद, दशमलव के बाद, दशमलव के बाद आने वाली, दशमलव के बाद आने वाली संख्या, संख्या को गिन सकें, संख्या को गिन सकें, या या एक ही संख्या, एक ही संख्या की पुनरावृत्ति, पुनरावृत्ति मतलब रिपीटेशन, पुनरावृत्ति हो रही हो, एक ही संख्या की पुनरावृत्ति हो रही हो, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको स्टार डालिएगा। इससे रिलेटेड जब क्वेश्चन बनेगा तब हमारा काम बन जाएगा। क्या बताया है आपको कि कोई भी संख्या दशमलव भिन्न वाली है। जैसे अपन अगर बात करें तो अभी जस्ट आपको लिखवाया क्या था मैंने, 3/4। आप उदाहरण के लिए देखिएगा एक बार, आपको अभी समझ में आ जाएगा। 3/4 लिखा था। अब ये 3/4 एक परिमेय संख्या है या नहीं है, यह केवल और केवल आप जो है P/Q के फॉर्म में लिख देने से डिसाइड नहीं कर सकते। इसके लिए क्या करना होगा, हम 4 का भाग 3 के अंदर देंगे। पहले 4 का भाग 3 में देते हैं तो देखो
4 का भाग डायरेक्ट नहीं जाएगा तो पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 4 सत्ते 28 और ये 2 आ गया और फिर एक 0 लगा दिया, 4 पंजे 20। तो 3/4 जो आया है हमारे पास, क्या आया है, ये इधर लिख दिया। 3/4 जो है वो लिख सकते हैं हम 0.75। ठीक है, ये जो पॉइंट है ये क्या है हमारा, दशमलव। क्या है, दशमलव। अब ये बताइए कि इस दशमलव के बाद में कितनी संख्याएं आ रही है, इस दशमलव के बाद में कितनी संख्याएं आ रही है। तो दशमलव के बाद दो संख्याएं आ रही है, एक तो आ रही है 7, एक आ रही है 5। मैं गिन पाया हूं या नहीं है, पॉइंट के बाद में यानी दशमलव के बाद में आने वाली संख्या को मैं गिन पाया हूं, केवल और केवल 2, 7 और 5। तो ऐसे में ऐसी संख्या को अपन क्या कह देंगे, तो ऐसी संख्या को अपन कहेंगे परिमेय संख्या, क्योंकि दशमलव के बाद में आने वाली संख्या को या तो हम गिन सके, ये देखो हाईलाइट इस पॉइंट को करना, या तो हम गिन सके या फिर एक ही संख्या की पुनरावृत्ति हो रही हो। यानी पॉइंट के बाद में या तो फिक्स संख्याएं होगी कि 3 आएगी, 4 आएगी, 5 आएगी, 10 आएगी, अदरवाइज पॉइंट के बाद में आने वाली संख्या बार 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 सेम आनी चाहिए। जैसे ये तो लिया अपन ने उदाहरण कौन सा, कि पॉइंट के बाद में संख्या फिक्स हो गई, कितनी, 2। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं अपन, जैसे 1/3। क्या लिया उदाहरण मैंने, 1/3। एक भी एक पूर्णांक है, 3 भी एक पूर्णांक है और P अपॉन Q के फॉर्म में ही लिखा है और यह एक लघुत्तम रूप ही है। 1 और 3 में तो कोई कॉमन है ही नहीं कि अब और ये आगे जाके कटेगा। तो 1/3 एक परिमेय संख्या होगी, है ना। अब है या नहीं है ये कंफर्म करना है अगर, तो मैं क्या कर रहा हूं, 3 का भाग दे रहा हूं एक के अंदर। तो जैसे ही मैं भाग दूंगा तो ये देखो क्या आएगा, 0 पॉइंट। भाई देख लो, 3 का भाग देंगे एक में तो 0 पॉइंट, ये लगा दिया 0। अब 3 तिया 9 माइनस 1, वापस से 0, 3 तिया 9, वापस से 1, वापस से 3। आप ऐसे भाग देते जाइए, 1000 बार भी आप भाग देंगे तब भी पॉइंट के बाद में यानी दशमलव के बाद में ये 3 लगातार आते जाएंगे, आते जाएंगे, आते जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि ये भाग पूरा पूरा कभी जाने वाला है, हमेशा शेषफल एक बचेगा ही। इसका मतलब ये क्या हो गया, ये रिपीटेशन हो गया, एक ही संख्या का बार बार, चाहे आप जितनी मर्जी हो उतनी बार कर ले। तो ये एक ही संख्या का रिपीटेशन हो रहा है पॉइंट के बाद। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, जब एक ही संख्या रिपीट हो रही हो या 2 संख्या रिपीट हो रही हो या 3 संख्या रिपीट हो रही हो, तो जितनी भी संख्याएं हैं जो रिपीटेशन में बार बार आ रही है उनके ऊपर आप ऐसे एक लाइन खींच सकते हो और इस लाइन को कहा जाता है बार। और इसको पढ़ेंगे क्या, 0.3 बार अपन पढ़ेंगे। मुझे उम्मीद है कि परिमेय संख्या का कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मैं भी चेक कर लेता हूं एक बार रिकॉर्डिंग प्रॉपर हो रही है या नहीं, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जल्दी से देख लीजिए एक बार, है ना, देख लेता हूं मैं भी रिकॉर्डिंग प्रॉपर हो रही है। ओके ओके ठीक है, कोई दिक्कत। चलो, चार्ज होने लग गया, ओके। करिए, बताइए भाई, कर लिया होगा नोट, अब तो आगे बढ़ता हूं मैं। तो आपको परिमेय संख्या तो समझ में आ गई, पर क्या परिमेय संख्या समझने के बाद अब बस हो गया पूरा, नहीं भाई। अब अपन को क्या समझना होगा, तो अब अपने को समझना होगा अपरिमेय संख्याओं को। परिमेय हो गई तो अब समझ लेते हैं अपरिमेय को। लिखिएगा, अपरिमेय संख्या, दूसरा टॉपिक, अपरिमेय संख्या। और अपरिमेय संख्या का मतलब है इररेशनल। क्या, इररेशनल, यानी वो नंबर जो रेशनल नहीं है। तो रेशनल नहीं है वो सभी नंबर फिर क्या हो जाएंगे,
इररेशनल हो जाएंगे। तो आप सीधा सीधा लिख सकते हैं कि ऐसी संख्याएं जो परिमेय संख्या नहीं है, बस। तो देखो, अपरिमेय संख्या, ऐसी संख्याएं जिन्हें P अपॉन Q के रूप में व्यक्त नहीं नहीं कर सकते, नहीं कर सकते हैं, या फिर क्या हो जाएगा, ऐसी संख्या है जो परिमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय इरेशनल संख्या कहते हैं। समझ में आ गई बात? तो इरेशनल नंबर या फिर अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो ऐसी संख्याएं जिनको आप P अपॉन Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, या फिर अपन ये कह सकते हैं सीधा सीधा कि जो परिमेय संख्या नहीं है वो सभी अपरिमेय संख्याएं ही है। हाँ, अब ये नहीं कि आप जो है अपरिमेय और परिमेय सीधा काल्पनिक में चले जाओगे, सर काल्पनिक संख्या है वो भी क्या अपरिमेय है? अरे भाई, काल्पनिक की बात ही नहीं हो रही, वास्तविक संख्याओं के दो भाग है, अपरिमेय और परिमेय। तो इसका मतलब जो आप संख्याएं पढ़ते हो वो दो ही भाग है, या तो परिमेय होगी या अपरिमेय होगी। तो परिमेय की बात कर चुके हैं, तो बची हुई सभी संख्याएं अपरिमेय होती है, ठीक है ना। चलो, आप इसमें एक लाइन और सीधे सीधे लिख सकते हैं कि इनका अंत नहीं होता या अनिश्चित होता है, अनिश्चित होता है, ठीक है। बेसिकली इसके अंदर क्या होता है कि आपका पॉइंट के बाद में देखो, अगर संख्या निश्चित आ जाए तो परिमेय है, अगर एक ही संख्या रिपीट हो रही हो तो हम उसे कहते हैं परिमेय। लेकिन मान लीजिए दशमलव के बाद में ना तो निश्चित अंत होता है, यानी आप ना तो उसके पॉइंट के बाद कितनी संख्याएं आएगी वो गिन सकते हो, और ना ही वो संख्याएं रिपीट होती है, बार बार एकदम अलग अलग संख्याएं, नई नई संख्याएं आती ही रहती है। इसलिए समझ में आ गई बात? चलो, तो अब आप जो है इसके उदाहरण लिख लीजिए जो आपसे पूछे जा सकते हैं। तो उदाहरण के अंदर आप देखो, जैसे √2 दे सकते हो, √3 दे सकते हो, √5 है, √7 है, यानी अंडर रूट के अंदर अगर अभाज्य संख्याएं हैं, या फिर आप ये कह सकते हैं कि वो संख्याएं जिनका स्क्वायर रूट एग्जिस्ट नहीं करता, डायरेक्ट पॉइंटों में एग्जिस्ट करता है, वो सभी संख्याएं आपकी अपरिमेय संख्याएं होती है। और स्पेशल है एक तो ई और एक पाई, ठीक है ना, और आदि। ई और पाई ये जो है आपके अपरिमेय संख्याएं होती है, ये आपको याद रखना है। हो सकता है, मुझे पता है कुछ विद्यार्थियों के मन में डाउट आ रहा होगा कि सर पाई जो है वो हमने पढ़ा हुआ है कि 22/7 होता है, क्या होता है पाई? मैं ये डाउट क्लियर कर देता हूं, क्योंकि ये आया हुआ है क्वेश्चन कई बार, अलग अलग जगह पर मुझसे पूछा जाता है बच्चों के द्वारा। मैं आपका क्लियर कर देता हूं, इधर ही देख लीजिए स्टार डाल के, पहले लिख लीजिए पाई अपरिमेय है, पाई अपरिमेय है, लेकिन 22/7 एक परिमेय संख्या है। ऐसा क्यों? है ना, यही डाउट आता है कि पाई जो है वो एक अपरिमेय है, और पाई के बराबर ही 22/7 होता है, तो फिर 22/7 परिमेय क्यों है? तो सुन लीजिए, पाई का जो मान है वह
3.14 के बाद में अभी तक लगभग ऐसा कहा जा रहा है कि 60 डिजिट तक जो है फाइंड आउट हो चुका है। और कई लोग आपने सुना होगा मैथमेटिक्स के अंदर जो इंटरेस्ट रखते हैं वो जो है बार बार कहते हैं कि मुझे पाई का 60 वैल्यूज याद है, मुझे पाई की 55 वैल्यूज याद है, मुझे पाई की 40 वैल्यूज याद है। तो क्या पाई की अलग अलग वैल्यूज होती है? नहीं, पाई की पॉइंट के बाद में आने वाली जो संख्याएं हैं वो निरंतर बदलती रहती है, और उन्हें जिसने जितनी ज्यादा याद कर ली है बस वही वह कहते हैं 40 याद है, मतलब पॉइंट के बाद में उनको 40 डिजिट कौन कौन सी आएगी वो पता है। साइड का मतलब पॉइंट के बाद में 60 डिजिट तक कौन कौन सी आएगी वो उनको पता है। समझ में आ गई बात? जबकि अगर आप 22/7 को अगर सॉल्व करोगे तो 3 पॉइंट के बाद में, यानी पॉइंट के बाद आप लिखते हो ना 3.14 और उसमें भी 3.14, लेकिन इसमें पॉइंट के बाद में आगे बढ़ता रहता है, हर बार अलग 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 संख्याएं आती जाएगी। वहीं पर अगर आप 22/7 को सॉल्व करोगे तो थोड़ा सा आगे जाने के बाद एक तो रुक जाता है, पहली बात तो ये है ना, लगभग शायद 20 से 25 के बाद में जो है ना ये मतलब रुक जाता है 22/7 तो, लेकिन पाई नहीं रुक पाता, पाई चलता ही रहता है। इसकी वैल्यूज जो है वो कंप्यूटर से कैलकुलेट की जा रही है तो वो लगातार बढ़ती रह रही है। अब बात करते हैं कि पाई जो है वो वैसे भी आप तो सिंपल वे में सोचो तो मैंने क्या बताया था, परिमेय संख्या को P/Q के रूप में लिख सकते हैं। 22/7 जो है वो क्या P/Q के फॉर्म में है या नहीं है? और पाई है क्या P/Q के फॉर्म में? नहीं है, आप ऐसे भी कह सकते हैं। और आपको भी पता है कि पाई बट्टे अगर एक किसी के दिमाग में आ जाए कि भाई पाई बट्टे एक अगर लिखूंगा तो ये भी तो P/Q फॉर्म होगा, हाँ लिख सकते हो, लेकिन क्या पाई एक पूर्णांक है? तो फिर पूर्णांक नहीं है ना। इसलिए तो अल्टीमेटली अपन ये कह सकते हैं कि दो संख्याएं आपस में बराबर है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो दोनों की दोनों आप परिमेय या अपरिमेय कर दोगे। समझ में आ गई बात? तो ये ध्यान रखना, पाई एक अपरिमेय है, इरेशनल नंबर है। वहीं पर अगर मैं बात करूं 22/7 की तो वो एक रेशनल नंबर है, यानी परिमेय संख्या है। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद में मैं आगे बता देता हूं कुछ चीजें और जो इनकी कैलकुलेशन वगैरह है उनके बारे में। यानी अगर आपने जो है परिमेय परिमेय संख्या को जोड़ा तो क्या होगा, अपरिमेय अपरिमेय को जोड़ा तो क्या होगा, अपरिमेय और परिमेय को जोड़ा घटाया गुणा भाग किया तो क्या होगा, यह भी आपसे पूछा जाता है। ठीक, चलो तो अब आप अपनी कॉपी में नोट करके लिखेंगे, है ना। और हर विद्यार्थी जो इस क्लास को देख रहा है उसको, ना तो मैं कह रहा हूं कि ये वीडियो जो है आप अपने दोस्तों को शेयर करें या आप इसको डाउनलोड करें, वो करें, मैं कुछ भी नहीं कह रहा। मैं सिर्फ आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप वीडियो पूरा देखें, अच्छे से देखें। कहीं पर किसी प्रकार की मिस्टेक है तो पहले तो वो बता देवें कि सर ये गड़बड़ किया आपने, है ना। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आज से 5 साल बाद भी अगर ये वीडियो कोई विद्यार्थी देखे तो वो गलती जो है पकड़ पाए। मैं ये चाहता हूं कि हाँ, मैं परफेक्ट बनते जा रहा हूं, मैं मैथ के अंदर परफेक्शन लाता जा रहा हूं, मतलब कोई छोटी चीज इधर उधर रह जाए कभी तो वो बता दिया करें, पहली चीज। दूसरी चीज जो है, आपको ये वीडियो कैसा लगा, इसका कंटेंट कैसा लगा, टीचिंग स्किल कैसी लगी, उसका फीडबैक देना है, ठीक है ना। और अगर आपको अच्छा लगा है तो आप लाइक खुद कर दोगे, और शेयर आपकी इच्छा पे डिपेंड करता है, मैं नहीं कहता, ठीक है। चलो अब पहली बात करते हैं। तो आपके जब, मैं इसको अब देखो शॉर्ट में ही लिखवा रहा हूं, है ना, क्योंकि ज्यादा बड़ा बार बार लिखने से कोई फायदा है नहीं। परिमेय संख्या को मैं लिख रहा हूं आर, रेशनल नंबर इसलिए आर। और इसके साथ में अगर मैंने प्लस किया, चाहे माइनस किया, चाहे गुणा किया, चाहे भाग किया, यानी जोड़ा घटाया गुणा किया भाग किया, जो आपके आया था ना कि रियल नंबर पर ऑपरेशन, तो वो रियल नंबर पर ऑपरेशन मतलब परिमेय और अपरिमेय संख्याओं पर भी ऑपरेशन लागू है। तो आपसे ये पूछ सकते हैं, तो रेशनल नंबर के साथ जोड़ना घटाना गुणा करना और भाग करना है किसका? रेशनल संख्या का ही, यानी परिमेय संख्या को परिमेय संख्या के साथ जोड़ा घटाया गुणा भाग किया जाएगा तो हमेशा आने वाली संख्या भी परिमेय संख्या होगी, यानी रेशनल नंबर ही होगा। दूसरा पॉइंट आपको याद क्या रखना है,
दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है कि अगर परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर के साथ ये जोड़, बाकी, गुणा और भाग अगर मैंने इरेशनल नंबर का कर दिया यानी अपरिमेय संख्या को कर दिया तो हमेशा ये फिक्स है कि एक इरेशनल नंबर ही आएगा, अपरिमेय संख्या ही आएगी। समझ में आ गई बात। पहला पॉइंट क्या लिखवाया कि परिमेय संख्या के साथ परिमेय संख्या को जोड़ा, घटाया, गुणा किया, भाग किया तब रेशनल नंबर आता है, और रेशनल संख्या को ही अगर हमने जोड़ा, घटाया, गुणा, भाग किया इरेशनल के साथ तो इरेशनल नंबर आता है। ठीक है, अब आप लिखेंगे नेक्स्ट, इधर ही लिख लीजिए तीसरा पॉइंट। ठीक है, इसको मैं आपका इधर डिफरेंशिएट करने के लिए येलो पेन से लिख रहा हूं, देखिएगा। अगर मैंने इरेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्या जोड़ा, घटाया, गुणा किया और भाग किया किसके साथ, इरेशनल नंबर के साथ ही, तो क्या आएगा, यानी अपरिमेय संख्या को जोड़ा, घटाया, गुणा किया, भाग किया अपरिमेय संख्या के साथ ही तो कुछ भी आ सकता है, यानी कभी कभी तो परिमेय आता है और कभी कभी अपरिमेय आता है। समझ में आ गई बात। ये आपको एग्जाम्पल से आगे बता दिया जाएगा, अभी आगे अपन क्वेश्चन करेंगे वहां प्रूफ भी हो जाएगा ये, है ना। और ये क्या हो गया, एक मिनट, अरे यार ये क्या कर दिया, ये लाइन आ रही है, चलो एक मिनट, है ना, मैं इसको इधर से पहले मिटाता हूँ, ये वापस लिख रहा हूँ, आप जो है वो लिख लीजिए, कर सकते हैं। चलो मैं इसको छोटा कर देता हूं ताकि ये अच्छा दिखे। क्या है कि पीडीएफ जब आप तक पहुंचे, तो भाई पीडीएफ नोट्स भी तो देने पड़ेंगे, तो ये सही से पहुंच जाए बस। हो गया सही, ठीक है, चलो, है ना। ये इधर लिख लीजिए, ये आपका रेशनल या फिर इरेशनल कोई भी हो सकता है, यानी अपरिमेय या परिमेय संख्या कोई भी हो सकती है। बस तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। पहला, अगर रेशनल संख्या के साथ रेशनल का जोड़, बाकी, गुणा, भाग किया रेशनल आएगा। रेशनल का इरेशनल के साथ जोड़, बाकी, गुणा, भाग किया इरेशनल आएगा। इरेशनल का जोड़, बाकी, गुणा, भाग इरेशनल के साथ किया तो रेशनल इरेशनल कुछ भी आ सकता है। मैं अभी नहीं कह रहा कि क्या आएगा, क्योंकि क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करेगा, इसलिए। ठीक, चलो, अब आप आगे एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखेंगे जिससे हम ये डिसाइड कर पाएंगे कि कोई संख्या परिमेय संख्या है या नहीं है। ठीक है, चलो, तो आप स्टार डाल के ये पॉइंट भी लिख लेना। परिमेय संख्या के हर में परिमेय संख्या के हर में, जो परिमेय संख्या है उसके हर में या हर के, सॉरी, हर यानी वही नीचे वाला भाग है ना, डिनोमिनेटर, हर के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंडों, अभाज्य गुणनखंडों में केवल, गुणनखंडों में केवल दो या पांच, दो या पांच या दो व पांच दोनों, सुन लीजिए ध्यान से, परिमेय संख्या के हर में या हर के अभाज्य गुणनखंडों में केवल दो या फिर पांच या दो व पांच दोनों हो तो, दोनों हो तो, अगर दो और पांच दोनों हो तो वह संख्या, वह संख्या शांत दशमलव, शांत दशमलव होगी, और शांत दशमलव है तो वह परिमेय संख्या ही होती है। ठीक है, शांत दशमलव का मतलब है कि आप ये कह सकते हो
कि टर्मिनेटिंग यानी पॉइंट के बाद में किसी एक पर्टिकुलर 3-4 संख्याओं के बाद वो रुक जाती है, पॉइंट के बाद में जो संख्या रुक जाए उसे हम कहते हैं शांत दशमलव। ये अभी आगे डिटेल में आएगा, अभी केवल याद रखना है कि परिमेय संख्या के हर के अभाज्य गुणनखंड में अगर केवल और केवल या तो 2 आ रहा हो या 5 आ रहा हो या फिर 2 और 5 दोनों आ रहे हो, तो फिर आप ऐसी संख्या को शांत दशमलव सॉरी शांत दशमलव कहोगे। ठीक है, उदाहरण से आप इसको समझिएगा, इधर आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि ये पॉइंट है क्या। देखिए उदाहरण से अगर मैं देखूं तो मान लीजिए 1/10 लिखा हुआ है कहीं, है ना। पहला उदाहरण लिया मैंने, 1/10 लिखा हुआ है, तो आपको क्या करना है कि जो हर है 10, इस 10 के अभाज्य गुणनखंड निकालने पड़ेंगे। अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए सबसे छोटी संख्या 2 से भाग देते हैं पहले तो 2 का भाग देंगे 5 बार जाएगा, 2 का नहीं जाता तो हम 3 का देते, 3 का नहीं जाता तो 4 का देते, ऐसे संख्याओं का भाग देते जाते हैं, जिस संख्या का भाग जाता है वहां तक। 2 का चला गया 5 बार। 5 एक ऐसी संख्या है जिसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं और जिसके अंदर किसी का भी भाग नहीं जाता है सिवाय 5 के या फिर 1 के, तो हम इसमें 5 का ही भाग दे देते हैं। तो कितना आ गया, 5 एकम 5। बस जैसे ही ये 1 आ गया अपना काम कंप्लीट, अब आगे डिवाइड होगा ही नहीं और ये खेल खत्म हो गया। इसका मतलब मैं इसको लिखूंगा 1/2 गुणा 5। और मैंने क्या बोला है कि अगर हर में अभाज्य गुणनखंड 2 या 5 या 2 और 5 दोनों आ जाए तो वह शांत दशमलव है। तो बस इसमें देखो 2 और 5 के अलावा कुछ आ ही नहीं रहा, तो ये एक क्या हो गया, शांत दशमलव। क्लियर, ये क्या हो गई, एक शांत दशमलव हो गई। ऐसे ही देखो दूसरा और छोटा सा एग्जांपल, वैसे ये सब चीजें आपको पता ही होगी। अगर मैं लिखता हूं जैसे कि 15 के लिए, है ना, तो 15 के लिए क्या लिखूंगा, अब मुझे याद है, आपको भी याद ही होगा वैसे, 15 को लिख सकते हैं 3 पंजे 15, तो 3 इंटू 5। अब ये बताइए क्या ये शांत होगी, नहीं होगी, क्यों, क्योंकि मैंने वर्ड यूज किया था केवल। ये देख लो, केवल, केवल का मतलब हो गया कि बस 2 या फिर 5 या 2 और 5 दोनों, बस इसके अलावा तीसरा कोई नंबर आना ही नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ 3 आ रहा है, ये देखो, तो इसलिए ये हो जाएगा अशांत। कैसा हो जाएगा, अशांत दशमलव हो जाएगा। अभी जब मैं जस्ट इसके बाद दशमलव प्रसार बताऊंगा वहां ये आपके शांत और अशांत काम करेगा। इसलिए आपको याद रखना है कि अगर किसी भी संख्या के हर में 2 या फिर 5 या दोनों आते हो तब तो वह शांत है, अदरवाइज वह अशांत दशमलव कहलाता है। समझ में आ गई बात। तो ये आपका यहाँ पर होता है अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो आपके सिलेबस में मेंशन है। जैसा कि मैं देख पा रहा हूं आपके सिलेबस को, ये मैं सिलेबस बकायदा अपने पास रखता हूं, आप भी इस प्रकार से प्रिंट निकाल करके अपने साथ रखें ताकि जब भी हम कुछ करते जाएं तो यहाँ नोट डाउन कर लें कि हाँ ये मेरा हो चुका है पोर्शन। तो देखिए रेशनल नंबर एज रिकरिंग और टर्मिनेटिंग डेसिमल्स बता ही दिया। परिमेय संख्याएं जो होती है वो पॉइंट के बाद में क्या होती है, या तो टर्मिनेट हो जाती है यानी रुक जाती है तो टर्मिनेटिंग डेसिमल है, या फिर बार बार रिकरिंग होती है यानी एक ही संख्या बार बार आती है, रिपीटेशन होता है, बस पुनरावृत्ति होती है। तो ये पहला जो आपका हेडिंग है ना वो हो गया। फिर नॉन रेशनल नंबर या जिसे इरेशनल नंबर का एग्जिस्टेंस वो बता ही दिया मैंने आपको, है ना। फिर रियल नंबर और उनके डेसिमल एक्सपेंशन जो अभी अपन आगे पढ़ेंगे, और ऑपरेशन ऑन रियल नंबर तो वो बताई दिए, जोड़ बाकी गुणा भाग वाला पीछे, और लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ना है वो भी अपन अभी पढ़ने वाले आगे, फिर ये अपना चैप्टर ही पूरा हो जाएगा। यानी जो पहली वाली यूनिट है नंबर सिस्टम, ये केवल आपको गणित के साथ कनेक्ट करने के लिए दी गई है। इससे जो क्वेश्चन है वो या तो ये परिमेय अपरिमेय का ही पूछते हैं, इसके अलावा कोई क्वेश्चन भी नहीं पूछा है। ठीक, तो ये आपने लिख लिया हो तो फिर मैं आगे बढ़ू और एक दो चीजें और बता देता हूं। ठीक है, तो चलिए अब आगे लिखते हैं अपन आपके जो रियल नंबर जो है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याएं। अगर आपसे पूछी जाए कि ये दो संख्याएं इनके बीच में कितनी होगी, इस टाइप का क्वेश्चन भी आ जाता है। तो लिखिएगा, पांचवा पॉइंट है अपना, है ना, दो परिमेय
दो परिमेय संख्याओं दो परिमेय संख्याओं के बीच दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं, अनंत यानी इनफाइनाइट, आप गिन भी नहीं सकते इतनी अनंत परिमेय संख्या होती है। ठीक है, कितनी होती है? अनंत परिमेय संख्या होती है, ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट आप लिखेंगे कि दो अपरिमेय संख्याओं के मध्य भी आपके जो है अपरिमेय संख्या कितनी होती है? तो अनंत होती है। दो अपरिमेय दो अपरिमेय संख्याओं, ये स्टेटमेंट्स हैं जो आपके डायरेक्ट पूछे गए हैं। संख्याओं के बीच अनंत अनंत अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए दो परिमेय संख्याओं के मध्य कितनी परिमेय संख्या होती है? अनंत। दो अपरिमेय संख्याओं के मध्य कितनी अपरिमेय संख्या होती है? अनंत। और अगर आपसे कहा जाए कि दो परिमेय संख्याओं के मध्य अपरिमेय कितनी होती है? तब भी अनंत होती है। और दो अपरिमेय संख्याओं के मध्य परिमेय संख्या कितनी होती है? तब भी अनंत ही होती है ना। मतलब अल्टीमेटली दो संख्याओं के मध्य में आने वाली संख्या अनंत ही होती है। ठीक है, चलो, ये दो लाइनें या तो पूछते हैं या फिर पर्टिकुलरली आपको कह दिया जाता है कि आप इन दो संख्याओं के मध्य तीन परिमेय संख्या निकालो या दो परिमेय संख्या निकालो। तो वो परिमेय संख्याएं या अपरिमेय संख्याएं हम कैसे निकाल सकते हैं, उसके लिए डायरेक्ट सूत्र है, वह हमें यूज करना है। ठीक है, तो आप लिखेंगे दो परिमेय संख्या दो परिमेय संख्या के मध्य के मध्य परिमेय संख्या, और वो निकालने का तरीका क्या है? तो वो उसका सीधा फॉर्मूला है ए के प्लस बी डिवाइड बाय के प्लस वन। यार ये कहाँ जा रहा है ना? क्या होता है? तो ए के प्लस बी अपॉन में के प्लस वन, ये क्या है फॉर्मूला? यहां पर आपको ए और बी दो परिमेय संख्याएं हैं, जो आपको यहां बता दिया है कि दो परिमेय संख्या, ठीक है, और वो परिमेय संख्या मान लो ए और बी है। तो उन दो परिमेय संख्याओं के मध्य आपसे पूछी गई है परिमेय संख्याएं, तो उसका सूत्र होगा ए के प्लस बी अपॉन में के प्लस वन, जहां पर आप के बराबर वन से लेकर के टू, थ्री, फोर अप टू इनफाइनाइट ले सकते हो। मतलब आपसे कहा जाता है कि दो परिमेय संख्या के मध्य दो संख्या निकालो, तो के का मान आप एक बार एक रखना, एक बार दो रखना, तो दो संख्याएं अलग अलग निकल कर आ जाएगी। अगर तीन परिमेय संख्या निकालने को कहा जाता है तो एक बार दो, एक बार तीन रख देना। समझ में आ गई बात? तो ऐसे आप संख्याएं रख के जो है परिमेय संख्या निकाल सकते हो। अभी मैं उदाहरण बता दूंगा। एक लास्ट पॉइंट और लिख लीजिए, दो अपरिमेय संख्या दो अपरिमेय संख्या के मध्य मध्य एक मिनट है ना, मध्य अपरिमेय संख्या मध्य अपरिमेय संख्या। तो अगर हमसे दो अपरिमेय संख्याओं के मध्य में पूछा जाता है कि अपरिमेय संख्या निकालो, तो हम कैसे निकालेंगे? तो सीधा सीधा सूत्र है, मान लो वो दो अपरिमेय संख्याएं हैं ए और बी ही, और उसकी पावर कर देना वन अपॉन के, और यहां पर के का मान आपके शुरू होता है दो, तीन, चार, पांच अप टू इनफाइनाइट तक, यानी यहां पर आप के का मान जीरो और एक नहीं ले सकते। ये दो मान जो है
आप यहां पर नहीं ले सकते हो। k इज नॉट इक्वल टू 0 और 1, ये हमें याद रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए इसे आप नोट डाउन कर लीजिए एक बार, और सॉरी, एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए। यूं ही नहीं मिलती है मंजिल, यूं ही नहीं मिलती है मंजिल, दिल में जुनून जगाना पड़ता है, दिल में जुनून जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कि कैसे बना आसियाना, कैसे बना आसियाना, बोली भरनी पड़ती है उड़ान, बोली भरनी पड़ती है उड़ान, बार बार तिनका तिनका उठाना पड़ता है, तिनका तिनका उठाना पड़ता है। तो इसी प्रकार से अगर हमें लाइफ के अंदर, हमारे जीवन के अंदर हमें सफलता प्राप्त करनी है, तो सफलता कोई जो है आपको 1-2 घंटे पढ़ लेने से नहीं मिलेगी। आपको बार बार छोटी छोटी चीजों को इंप्रूवमेंट करते हुए, सीखते हुए आगे बढ़ना होगा, तब आपको सफलता मिलेगी। समझ में आ गई बात? तो तिनका तिनका उठाना सीखो, यानी छोटी से छोटी चीजें सीखना समझ जाओ। बस जिस दिन छोटी से छोटी चीजों को सीखना समझ गए और अपने हर एक सेकंड का उपयोग करने लग गए, आप यकीन मान के चलिए कि अगले 6 से 7 महीने में आप एक बड़ी सफलता प्राप्त करने वाले हो। ठीक है, चलो आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा। अब मैं आपको ये परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या निकालनी कैसे है, उदाहरण के माध्यम से बता देता हूं, और फिर आगे जो है अपन दशमलव प्रसार की बात करते हैं। लिखिएगा अब आगे, उदाहरण देखना, उदाहरण, अरे यानी इसको, उदाहरण, पहला उदाहरण ले रहा हूं मैं, 2 व 3 के मध्य, मध्य 3 3 परिमेय, एक ही क्वेश्चन में पूरा कॉन्सेप्ट यूज कर रहा हूं, परिमेय व अपरिमेय संख्या ज्ञात करो या करें। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि आपके पास में 2 और 3 दो संख्याएं दे दी। अब इन दो संख्याओं के मध्य में आपको 3 3 परिमेय और अपरिमेय संख्याएं निकालनी है। हो सकता है कुछ विद्यार्थियों के दिमाग में आ रहा हो कि सर आपने पीछे जो है ये लिखवाया है कि दो परिमेय अपरिमेय संख्याओं के मध्य परिमेय, या फिर दो परिमेय संख्याओं के मध्य अपरिमेय संख्या या परिमेय संख्या। ऐसा नहीं है, कोई भी दो संख्याएं होगी उनके मध्य में कितनी परिमेय और अपरिमेय निकालनी है आप निकाल सकते हो। यहां लिखवाया इसलिए है क्योंकि आपको कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगी कौन सी संख्या लेनी है, तो आप अपरिमेय ले सकते हो। बाकी तो आपको पहले ही लिखवा दिया, देखो दो अपरिमेय संख्याओं के बीच में अनंत अपरिमेय होती है, और मैंने बोला भी था कि दो अपरिमेय या परिमेय संख्याओं के मध्य में अनंत परिमेय और अपरिमेय दोनों ही संख्याएं होती है। ठीक है, इसलिए डरना नहीं है। आपको एग्जामिनर हमेशा ऐसा ही लिख करके देगा कि 2 और 3 संख्या के मध्य में अपरिमेय या परिमेय संख्या निकालो, वो स्पष्ट मेंशन नहीं करेगा कि ये परिमेय है या अपरिमेय है। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना। अब इसको हल करते हैं। देखो मैं पहले निकाल रहा हूं परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं किसके बीच में, 2 और 3 के मध्य में मैं पहले निकाल रहा हूं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या का सूत्र क्या है, ए के प्लस बी डिवाइड बाय के प्लस 1, और जिसके अंदर हम k का मान 1 से ले सकते हैं। और मुझे कितनी निकालनी है वो देखो, 3 3, यानी 3 परिमेय संख्या निकालनी है। और 3 परिमेय संख्या मतलब k बराबर 1 2 और 3 लेंगे अपन। ठीक है, तो अब देखो a और b का मान हो गया, a का मान तो हो गया अपने पास में 2, और b का मान हो गया 3। अब ये वैल्यूज यहाँ पुट कर देंगे, तो देखो 2 × 1 + 3 बटे 1 + 1, तो हो गया ये 5/2, एक आ गई पहली। फिर दूसरी के लिए 2 × 2 + 3 बटे 2 + 1, ये आ गई हमारे पास में 7/3। ठीक है, और 2 × 3 + 3 डिवाइड बाय 3 + 1, तो ये आ गई अपने पास 6 और 3 9
9/4। तो ये देखो 5/2, 7/3, 9/4, ये आ गई तीन परिमेय संख्याएं जो 2 और 3 के बीच में आने वाली परिमेय संख्याएं हैं। ऐसे ही अब अपरिमेय संख्या निकाल लेता हूं मैं इधर। दूसरा अपरिमेय संख्या, ठीक है। अपरिमेय संख्या का सूत्र क्या था? ए बी की पावर 1/k। कंडीशन बस ये थी कि k का मान 2 से शुरू होता है इसमें। वो भी बता देता हूं क्यों। इसमें आप k का मान 0 क्यों नहीं लेते हो, पहले तो वो देखो। इसमें k का मान अगर 0 ले लिया तो a इंटू 0 0, और नीचे भी k+1 यानी 0+1 1 आ जाएगा। तो ऊपर बचा b, नीचे बच गया 1 यानी b/1, और b/1 यानी b हो गया। और b जो है वो तो ऑलरेडी 3 दे रखा है। तो आप तो सीधा कहां पहुंच गए? बाउंड्रीज पर पहुंच गए। अरे भाई बाउंड्रीज तो पूछी ही नहीं, इसने तो क्या बोला, इनके मध्य में, तो 2 और 3 के बीच में आने वाली परिमेय संख्या, और 3 जो है वो तो एग्जैक्ट खुद ही हो गया। तो ऐसे में अपन उसको तो ले ही नहीं सकते, है ना। इसलिए मतलब वो तो ले ही रखी है ना 3 तो ऑलरेडी, तो आप उसको थोड़ी कंसीडर करोगे, इसलिए। और यहां पर क्या दिक्कत है कि k का मान अगर सपोज करो 0 ले लिया पहले, तो 0 लेते ही 1/k है वो हो जाएगा 1/0, और 1/0 होता है इनफाइनाइट। अब किसी भी संख्याओं की पावर इनफाइनाइट होती है, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट यानी नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड है तो उसको तो हम लेंगे ही क्यों, वो कैसे हो गई अपरिमेय संख्या? नॉट डिफाइंड है वो तो लिखूंगा क्या फिर मैं यहाँ? समझ में आई बात? इसलिए k बराबर 0 नहीं लेना। k बराबर अगर 1 ले लू तो क्या दिक्कत है सर? यहाँ पर k बराबर 1 लेने पर 1/1 होता है 1, और a b की पावर 1 यानी किसी भी संख्याओं के गुणा की पावर 1 है। अब यहाँ पर देखो a और b का मान कितना है? 2 और 3, 2 तिया 6, 6 की पावर 1 6 होता है। तो बताइए 2 और 3 के बीच में पूछी है हमसे अगर क्या परिमेय संख्याएं, हमसे पूछी तो क्या है? 2 और 3 के बीच में अपरिमेय संख्या है, और हमने कर दिया 2 तिया 6, तो 6 तो 2 और 3 से बाहर चला गया ना, इसलिए k बराबर 1 भी नहीं लेते हैं। अब देखो जब हम a बराबर हमें 2 दे रखा है, b बराबर हमें 3 दे रखा है, और k बराबर जब हम 2 लेते हैं तो क्या हो जाएगा? 2 × 3 की पावर 1/2 यानी ये आ गया √6। ऐसे ही k बराबर 3 रखने पर क्या आ जाएगा? 6 की पावर 1/3, और जब हमने k बराबर 4 रखा तो आ जाएगा 6 की पावर 1/4। तो ये 3 अपन ने अपरिमेय संख्याएं निकाल ली, और ये 3 अपन ने परिमेय संख्याएं निकाल ली। समझ में आ गई बात? तो आप इस प्रकार से दो संख्याओं के मध्य अपरिमेय और परिमेय संख्याएं जितनी बोले उतनी निकाल सकते हो, बस k का मान आपको रखते जाना है। आप इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं बढ़ता हूं आगे और आपको जो है नए कॉन्सेप्ट सिखा देता हूं। ठीक है, इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से। अब तो वैसे हो ही गया है अपना, दशमलव प्रसार ही रहा है मेन तो, और लॉ ऑफ एक्सपोनेंट रहा है, ज्यादा कुछ रहा नहीं अब इसके अंदर। ठीक है, चलो तो अब बात करते हैं आगे दशमलव प्रसार के बारे में, यानी डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में। जैसा कि आपके सिलेबस में मेंशन है कि रियल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। तो अब बात कर रहे हैं अपन दशमलव प्रसार, डेसिमल एक्सपेंशन, दशमलव प्रसार। इंग्लिश वाले लिख लेंगे डेसिमल एक्सपेंशन, डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, और ये डेसिमल एक्सपेंशन जो होता है ये दो प्रकार का होता है। सबसे पहले तो ये नोट डाउन कर लो, कितने प्रकार का होता है? ये दो प्रकार का। एक होता है अशांत, अशांत दशमलव प्रसार। कैसा होता है? अशांत दशमलव प्रसार। और एक होता है हमारा शांत दशमलव प्रसार। कैसा होता है? शांत दशमलव प्रसार। ठीक है, अशांत को आप इंग्लिश में कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, डेसिमल एक्सपेंशन, और शांत को कहेंगे आप क्या? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब यहां पर देखिए
ये जो अशांत दशमलव प्रसार है इसके भी दो भाग होते हैं। शांत वाले के तो कोई भाग ही नहीं होते, क्योंकि शांत वाला तो पॉइंट के बाद में बस रुक जाएगा, एक दो पॉइंट संख्याओं के बाद में या 10 संख्याओं तक जाकर रुक जाता है। लेकिन जब बात करते हैं अशांत दशमलव प्रसार की, तो इसके दो भाग होते हैं। एक होता है आवृत्ति अशांत डेसिमल एक्सपेंशन, डी लिख रहा हूं, बार बार पूरा नहीं लिख रहा। क्या आवृत्ति अशांत दशमलव प्रसार, इतना बड़ा मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, याद रखना बस। आवृत्ति अशांत दशमलव प्रसार, आवृत्ति का मतलब है कोई संख्या पॉइंट के बाद में रिपीट होगी बार बार। और यह जो होता है ना आवृत्ति अशांत दशमलव प्रसार, वो होता है परिमेय संख्या में। किसमें होता है? परिमेय संख्या के अंदर। और जो हमारा अनावृत्ति है, अनावृत्ति मतलब नॉन रिकरिंग, या फिर जिसमें पॉइंट के बाद कोई संख्या रिपीट नहीं होती है, अनावृत्ति अशांत दशमलव प्रसार, यानी नॉन रिकरिंग, नॉन मतलब आप ये कह सकते हैं नॉन रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, इतना बड़ा इंग्लिश में नाम होगा। और यह जो होता है यह किसका होता है? अपरिमेय संख्या का। किसका होता है? अपरिमेय संख्या। ठीक है, अब ध्यान रखना, दशमलव प्रसार, मैं इसको ऊपर कर रहा हूं, सुनिएगा पूरा ध्यान से वापस। दशमलव प्रसार दो प्रकार का, शांत दशमलव प्रसार और अशांत दशमलव प्रसार। अशांत दशमलव प्रसार दो प्रकार का, आवृत्ति अशांत दशमलव प्रसार और अनावृत्ति अशांत दशमलव प्रसार। ठीक है, अब आपको ध्यान क्या रखना है कि कौन किसको प्रदर्शित करता है, क्योंकि यही पूछा जाएगा कि कौन किसको प्रदर्शित कर रहा है। तो ध्यान रखना, शांत दशमलव प्रसार जो होता है यह भी परिमेय संख्या को बताता है। ठीक है, यह किसको बताएगा? परिमेय संख्या को। और हमारे पास में जो आवृत्ति दशमलव प्रसार है वह भी परिमेय संख्या को बताता है। लेकिन अनावृत्ति अशांत दशमलव प्रसार जो है वह अपरिमेय संख्या को बताता है। ये है क्या सर, बार बार आप इतने बड़े बड़े नाम ले रहे हो? डरिए मत, ये पढ़ चुके हो आप ऑलरेडी, बस अब तो नाम बता रहा हूं मैं। शांत दशमलव प्रसार का मतलब है कि दशमलव के बाद, पॉइंट के बाद में जो संख्याएं आती है ना भाग देने पर, वो एक निश्चित आएगी, 2 आएगी, 3 आएगी, 4 आएगी, 5 आएगी, आप गिन सकते हो, तो वो हो गई दशमलव प्रसार। अब अगर आप नहीं गिन सकते तो भी दो प्रकार हैं कि पॉइंट के बाद या तो एक ही संख्या रिपीट हो रही हो बार बार, और अदरवाइज बार बार अलग अलग नई संख्याएं आएगी तो अनावृत्ति यानी रिपीटेशन नहीं होगा। ठीक है, इनके उदाहरण अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। क्लियर, मैं इनके उदाहरण लिख रहा हूं अलग ही पेन से, आपको दिख जाएंगे। इसका उदाहरण आप लिख सकते हैं 1/4, क्योंकि 1/4 जो है वो 0.25, बस इसके बाद आगे नहीं डिवाइड होता। तो यह एक शांत दशमलव प्रसार को प्रदर्शित कर रहा है। और शांत दशमलव प्रसार को कौन कौन प्रदर्शित करेगा, तो आपको पहले ही बता दिया है कि जिस भी संख्या के हर में 2, 5 या फिर 2 और 5 दोनों आते हो वही शांत दशमलव को करता है। आप यहां भी देख सकते हैं कि 4 जो है वो 1/2 गुणा 2 है, तो देखो 2 ही 2 आ रहा था बस, इसलिए यह शांत है। तो अब आप पता लगा लेंगे ना, कोई भी संख्या देगा कि शांत है या अशांत है, तो हर के अभाज्य गुणनखंड निकालना, और उसमें अगर 2 और 5 ही आ रहा हो तो आप कह देना शांत है, अदरवाइज कुछ भी आ जावे वो हमेशा अशांत दशमलव प्रसार को प्रदर्शित करेगा। अब आवृत्ति अशांत दशमलव प्रसार का 1/3 उदाहरण ले सकते हो, है ना। उदाहरण क्या हो जाएगा? 1/3, कौन सा? तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0.3333, ये चलता रहेगा, जिसको अपन ने अभी पीछे देखा था 0.3 बार भी लिख सकते हैं। और आपको सीधा सीधा याद रखने का तरीका बता दूं, जिस भी संख्या में बार आ जावे, किसी संख्या के ऊपर लाइन आ जावे जिसे अपन बार कहते हैं, तो वह हमेशा आवृत्ति अशांत दशमलव प्रसार को प्रदर्शित करती है और वह एक परिमेय संख्या होती है। अशांत मतलब अनावृत्ति अशांत दशमलव प्रसार का उदाहरण देखिए,
तो इसका उदाहरण आप √2 ले लीजिए, पाई ले लीजिए, ई ले लीजिए, है ना। जो अपरिमेय संख्या के उदाहरण थे वही इसके उदाहरण होंगे, और क्या। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और अगर आपको ये अच्छे से दिख रहा हो, कोई कलर नहीं दिख रहा हो तो आप बता देना, है ना। आपके जो भी डाउट्स होंगे वो क्लियर कर दिए जाएंगे। कोई समस्या आई हो इसमें तो भी मुझे बता दीजिएगा, उस समस्या का समाधान भी किया जाएगा। आज का लेक्चर, मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक की बातें आपको अच्छे से समझ में आई होगी, और मैं यहीं तक रखने का प्रयास करूंगा इस लेक्चर को। इससे आगे का लेक्चर जो आएगा उसमें अपन इस टॉपिक को पूरा कर देंगे। यानी जो भी अब बचा हुआ है ना, आपके क्या क्या बच रहा है, देखो ऑपरेशन ऑन रियल नंबर हो चुका है। अब तो एक तो बच रहा है मेन, तो अपना लॉ ऑफ एक्सपोनेंट वाला, और एक अपनी इक्वल डिवीजन लेमा, और एक फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, और एक जो है आपके ये जो आवृत्ति अशांत दशमलव प्रसार की संख्याएं होती है ना, उनको अपन भिन्नों में कैसे बदले। यानी ये जो 0.3333 अगर एग्जाम में दिया हुआ होता और पूछा जाता कि इसका भिन्न में बदलिए, तो आप कैसे बदल सकते थे, वो मैं सिखा दूंगा। उसके बाद में अपने जो है यह पहला जो टॉपिक है नंबर सिस्टम सेकेंडरी लेवल का, वो पूरा हो जाएगा। उसके बाद में बहुत ही शानदार सा टॉपिक उठाया जाएगा जो आपके ग्रेजुएशन और 12th में मिक्सअप होता है, और फर्स्ट ग्रेड में भी वो है, जिसे अपन कहते हैं सेट रिलेशन एंड फंक्शन। और मैं आपका जो कोर्स है वो इस प्रकार से नहीं करवाऊंगा कि पहले 10th का, फिर 12th का, फिर ग्रेजुएशन का, या नहीं। मैं आपको करवाऊंगा जैसे ये था टॉपिक, ये हमें पढ़ना जरूरी था, आगे कहीं ना कहीं ये यूज होता रहता, या फिर ये बहुत छोटा भी था इसलिए भी समझ सकते हैं, ये हो गया। अब आपको पढ़ाया जाएगा वो टॉपिक जो 12th का पढ़ने के बाद कोई ऐसा टॉपिक जो ग्रेजुएशन में उसका लिंक आ रहा है, उसको पूरा करेंगे। जैसे देखो, आप आगे मैं बता देता हूं थोड़ी सी रणनीति, कि मैं जैसे अभी इसके बाद उठाऊंगा सेट, है ना, व्हाइट पेन ले लेता हूं, सेट रिलेशन एंड फंक्शन, ये वाला टॉपिक उठाऊंगा। ये उठाने का रीजन ये है कि ये टॉपिक होने के साथ साथ जैसे ही ये 12th लेवल तक का कंप्लीट होगा, जो कोर्स में दे रखा है वो पूरा, वो होने के बाद सीधा मैं आपको पढ़ाऊंगा ग्रुप थ्योरी, आपके जो सेकंड ग्रेड में दे रखा है वो ग्रेजुएशन पोर्शन। तो ये पहले होगा आपका 12th वाला, फिर होगा ग्रेजुएशन वाला। इसका बेनिफिट क्या है सर, देखो 12th लेवल तक आप बेसिक क्लियर कर चुके होंगे, और जब बेसिक अपने क्लियर है, बेसिक अपने अच्छे से क्लियर है, तो ग्रुप थ्योरी अच्छे से समझ में आ जाएगी। क्योंकि इस ग्रुप थ्योरी में क्या होता है, सबसेट, सेट, उप समूह, समूह, ये क्या होते हैं, ये कैसे डिसाइड होते हैं, ये सब जब अपन ने सेट रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ रखा होगा, तभी हमें आइसोमॉर्फिज्म, होमोमॉर्फिज्म ये समझ में भी आएंगे, वरना हमें समझ ही नहीं आएगा। समझ में आ गई बात, क्लियर है। तो मुझे उम्मीद है कि आप मेरी अब स्ट्रेटजी को पकड़ पाए होंगे। तो मैं क्या करने वाला हूं, ऐसे ऐसे कॉम्बिनेशन वाले चैप्टर्स को पहले करवाऊंगा, जैसे मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट, और फिर लीनियर अलजेब्रा करवाई जाएगी, फिर इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, और साथ में आपको क्या करवाया जाएगा, रियल एनालिसिस, ताकि आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाए, और आप एक लॉन्ग टाइम तक जब किसी सिलेबस के साथ जुड़े रहते हो, तो फिर आपको जो है क्या होता है, उसके कॉन्सेप्ट याद हो जाते हैं, फॉर्मूलाज याद हो जाते हैं। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको सब चीजें अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो अब इस वीडियो को अच्छे से प्यार दीजिएगा, और लव यू ऑल ऑफ यू। प्लीज टेक केयर एंड प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।